नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं यूएस और इजराइल ने जो कल स्ट्राइक किया था ईरान के ऊपर, उसमें सुप्रीम लीडर ईरान के अयतुल्ला अली खमैनी को मार दिया गया है। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट सुप्रीम लीडर, यहां पर आप देखोगे ईरान की जो टॉप लीडरशिप है उसको पूरी तरह से एलिमिनेट करने की कोशिश की गई है। और इसीलिए आपको समझना है कि ये पिछले 40-50 वर्षों में मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है। क्योंकि वैसे तो अगर आप देखोगे तो मिडिल ईस्ट में कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन ईरान का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा था। क्योंकि अगर आप देखिए ईरान का टेरिटरी ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा महत्व रखता था, और इसीलिए यहां पर जो बदलाव होने वाला है इस पर पूरी दुनिया की निगाहें रहेंगी कि आखिरकार ईरान में एग्जैक्टली अब होगा क्या। क्योंकि ईरान में अब आप समझिए पिछले 37 ईयर से अयतुल्ला अली खमैनी सुप्रीम लीडर बने हुए थे। अब आगे किस तरह से लोग चुने जाते हैं, वहां पर होगा क्या, क्या लोग सड़कों पर आएंगे, वो सारी चीजें और जो सिनेरियो है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2027-28 का बैच लेना चाहते हैं, हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, इस फोन नंबर पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है यहां पर। जैसा आप सबको मैं पता है कि कल जो है यूएस और इजराइल ने पूरे ईरान में जबरदस्त हमला किया, अलग अलग जगहों पर, स्पेशली तेहरान में जो है यहां पर लगातार स्ट्राइक किया। और बताया जा रहा है 30 से ज्यादा जो बॉम्ब्स हैं वो यहां पर गिराए गए हैं, जिसकी वजह से यहां पर कोशिश यही थी ट्रंप की कि पूरी तरह से ईरान को जो है बैकफुट पर लाया जाए। क्योंकि ट्रंप ने अपने एड्रेस में यही बोला था कि हम चाहते हैं कि अब जो ईरान है वो न्यूक्लियर एनर्जी का जो पूरा प्रोग्राम है उसको आगे ना बढ़ाए, न्यूक्लियर पावर स्टेट ना बने। यही सबसे बड़ा रीजन दिया जा रहा है। अच्छा, यहां पर जो ऑपरेशन है, जैसा मैंने आपको बताया कि जो एयर स्ट्राइक किया गया था कल तेहरान पर और ईरान के बाकी इलाकों पर, उसमें एक शामिल था, वो था खमैनी का कंपाउंड। इनफैक्ट मैं आपको पिक्चर के थ्रू दिखाता हूं। अगर आप देखोगे स्ट्राइक के पहले जो ईरान के सुप्रीम लीडर का कंपाउंड है, ये आप देख सकते हो कुछ वैसा ऐसा देखने को मिलेगा। और एग्जैक्टली जब स्ट्राइक हुआ तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो एरिया है वो यहां पर खत्म हो गया। और बताया जा रहा है कि जो बॉम्बर्स हैं वो यहां पर आए थे, उन्होंने बॉम्ब गिराया, मतलब पूरी तरह से एलिमिनेट यहां पर करने की कोशिश थी। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा जो मल्टीपल ईरानियन ऑफिशियल्स हैं, टॉप मिलिट्री कमांडर्स हैं, एडवाइजर्स हैं, वो भी इसके अंदर मारे गए हैं। साथ ही साथ जो खमैनी के क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं उनकी भी यहां पर मृत्यु हुई है। अगर मैं आपको कंफर्मेशन की बात बताऊं तो यहां पर इस अटैक में एक तो जो सुप्रीम लीडर हैं, जो कि हाईएस्ट पॉलिटिकल और रिलीजियस अथॉरिटी होता है, वो तो मारे गए हैं, लेकिन साथ ही साथ इनके जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, जैसे कि उनकी बेटी हो गई, ग्रैंड चाइल्ड, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ये भी यहां पर मारे गए। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो घर था, ये जो कंपाउंड था, रेसिडेंस, वहां पर ये सभी एक साथ रह रहे थे, और तभी जब स्ट्राइक होता है तो सभी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ईरान के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता दूं, यहां पर जो इनकी टॉप मिलिट्री लीडरशिप है, आईआरजीसी, आप सब जानते होंगे, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर, इनके जो कमांडर थे मोहम्मद पकपोर, ये भी यहां पर मारे गए। और इसीलिए आप देख सकते हो, जैसे ये खबर आती है उसके बाद पता चलता है, मतलब ये रिपोर्ट में है कि ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी, इनको आईआरजीसी का नया चीफ बना दिया गया है। क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर ईरान फाइट कर रहा है तो कहीं ना कहीं एक मिलिट्री लीडरशिप होनी चाहिए, बिना उसके तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो 6 मंथ्स के टेम्पररी बेसिस पर इनको यहां पर जो है एक बार के लिए आईआरजीसी का चीफ बनाया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हो अली शमखानी, दैट इज सीनियर सिक्योरिटी एडवाइजर एंड सेक्रेटरी ऑफ ईरान सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, इनकी भी मृत्यु हुई है। आमिर नासिर जादे, ये हैं ईरान के डिफेंस मिनिस्टर और सीनियर मिलिट्री लीडर, ये भी इनकी मृत्यु हुई है। मतलब वाइडर कैजुअलिटीज देखने को मिलेगा। मैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पर्संस की बात कर रहा हूं। ईरानियन स्टेट मीडिया के अंदर लोकल रिपोर्ट्स में कंफर्म किया गया है कि जो स्ट्राइक हुआ था उसमें डजन्स ऑफ हाई ऑफिशियल, जो रैंकिंग ऑफिशियल्स होते हैं, वो यहां पर मारे गए, और सिविलियन कैजुअलिटीज भी हुई हैं। इसको लेकर मैंने कल ही वीडियो बनाया था और आपको बता भी रहा था कि ईरान का यह कहना है कि देखिए यहां पर जिस तरह से यूएस और इजराइल ने स्ट्राइक किया है उसमें बच्चों की भी मृत्यु हुई है। एक जो मदरसा था, मतलब जो स्कूल्स था जहां पर यंग बच्चे जा रहे थे पढ़ने, ये गर्ल्स स्कूल्स था बताया जा रहा है, जिसमें 80 से ज्यादा यंग बच्चियों की जो मृत्यु है वो यहां पर हुई है। तो अगेन ईरान भी दिखाना चाह रहा है कि देखो किस तरह से जो यूएस और इजराइल है वो बच्चों की हत्या कर रहे हैं। खैर, इसके अलावा अब क्वेश्चन यह है कि इन सारी चीजों में खमैनी का रोल कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है और आगे ईरान को लेकर क्या होगा। देखो अयतुल्ला अली खमैनी, मैं आपको बता दूं, 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। क्या है कि इस्लामिक रिवॉल्यूशन जब से आया है, आप सबको पता ही होगा, 1979 में
इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है, जिसकी वजह से जो पहलवी डायनेस्टी थी वो हटा दी गई और यहाँ पर जो सुप्रीम लीडर और जिस तरह से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान जो हम कहते हैं उसकी शुरुआत होती है। तो 1979 से लेकर 1989 10 साल तक जो है अयतुल्ला रुहुल्लाह खमैनी जो है वो सुप्रीम लीडर थे, लेकिन इनकी मृत्यु हो जाती है और उसी के बाद अयतुल्ला खमैनी जो है वो ईरान के सुप्रीम लीडर बनते हैं और 1989 से लेकर अभी तक मतलब 37 ईयर्स तक अभी तक यही सुप्रीम लीडर थे और यहां पर अभी तक कोई भी पावर वैक्यूम नहीं था। ये पहली बार आपको देखने को मिलेगा पिछले 4 दशक में। अब इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो सुप्रीम लीडर है ना ईरान का, उसके पास ऑलमोस्ट अनलिमिटेड पावर होती है, सारी पावर होती है। आप सोचिए ना, जुडिशरी से लेकर स्टेट मीडिया, फॉरेन पॉलिसी, न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी, सारी पावर एक व्यक्ति के अंदर में है और उनके रूल में यहां पर बताया जा रहा है कि किस तरह से जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं उनको बढ़ावा दिया गया, हिजबुल्लाह लेबनान में और बाकी के जैसे आपका यमन में हौतीज हो गए या इराक में जो है मिलिशियाज हो गए। तो कई जगह जो है ईरान ने अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की कोशिश की है और जो हॉस्टैलिटी आप देख रहे हो यूएस और इजराइल के प्रति, वो भी आपको अयतुल्ला अली खमैनी के दौरान जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि 1979 में जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था ना, उसके पहले जो डायनेस्टी रूल करती थी ईरान को, तो उनका उनका काफ़ी अच्छा रिलेशन चला करता था यूएस के साथ। ये तो मेन जो आज आप प्रॉब्लम देख रहे हो ना, वो 1979 के बाद से क्रिएट होना स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हो डोमेस्टिकली जितने भी प्रोटेस्ट वगैरह हुए उन सबको क्रश कर दिया गया था सुप्रीम लीडर के द्वारा। जस्ट फॉर एग्जांपल 2009 में ग्रीन मूवमेंट हुआ था, इलेक्शंस को लेकर इश्यूज हुए, 2019 में ब्लडी प्रोटेस्ट हुआ था जहां पर इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस, स्टेट क्रैकडाउन, ये सब देखने को मिला। और 2022 का तो आप सब जानते हो कि महिलाओं के द्वारा जो पूरा मूवमेंट चलाया गया था, महसा आमनी की जो मृत्यु हुई थी कस्टडी में, उसके बाद महिलाएं सड़कों पर आ गई थी, अपने जो हेड है उसको शेव करवा रही थी। तो ये सारे जितने भी प्रोटेस्ट हुए और अभी रिसेंटली भी जो प्रोटेस्ट चल ही रहा था ईरान के अंदर, इन सब में अगर आप देखोगे तो सुप्रीम लीडर ने सबको एक तरह से एलिमिनेट कर दिया था। तो बहुत से लोगों को यहाँ पर एग्जीक्यूट किया गया, क्रैकडाउन किया गया, माइनॉरिटी राइट्स को जो है दबा दिया गया, पॉलिटिकल डिसेंट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया गया। तो ये सारे पिछले 37 ईयर से जो भी सुप्रीम लीडर देख रहे थे, इन सबको लेकर वो आगे निकल गए थे, लेकिन अब जाकर फाइनली इनकी मृत्यु होती है। वैसे मैं आपको बता दूं, अब क्वेश्चन यही आता है जो लोग जानना चाह रहे हैं कि व्हाट नेक्स्ट फॉर ईरान, यहां से ईरान का क्या होगा, क्योंकि सुप्रीम लीडर की मृत्यु हो गई है। हेड जो, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था ना, 37 ईयर से वही चलते आ रहे थे, तो वो पावर वैक्यूम जो होता है वो कोई सोचता भी नहीं है। तो अब क्वेश्चन आता है होगा क्या। देखो, ईरान के संविधान में आर्टिकल 111, इसमें यह लिखा गया है कि अगर अचानक से सुप्रीम लीडर की मृत्यु होती है तो पावर वैक्यूम को अवॉइड करने के लिए, पावर वैक्यूम ना हो इसके लिए एक टेम्पररी काउंसिल जो है वो लीडरशिप अज्यूम करती है। मतलब एक ऐसा काउंसिल होगा जिसमें 3 मेंबर्स होते हैं और वो देश को चलाते हैं। और ये 3 मेंबर कौन है? एक तो जो प्रेसिडेंट है इस समय, जो मसूद पेजेस्कियन है, वो मेंबर हो जाएंगे काउंसिल के। दूसरे जुडिशरी के जो चीफ हैं वो होंगे और गार्जियन काउंसिल में से एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। मैं आपको दिखाता हूं, ये जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो आपको देखने को मिलेगा ईरान का, जहां पर सबसे टॉप में सुप्रीम लीडर होते हैं। फिर इसके अलावा पार्लियामेंट भी है, कैबिनेट भी है, प्रेसिडेंट भी है, एक्सपीडेंसी काउंसिल भी है, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे, एक गार्डियन काउंसिल है जिसमें 12 मेंबर्स होते हैं, इस मेंबर्स में से 6 मेंबर्स सुप्रीम लीडर जो है वो खुद चुनते हैं और 6 मेंबर्स को जो है जुडिशरी के द्वारा चुना जाता है और अल्टीमेटली 12 के 12 मेंबर्स को पार्लियामेंट अप्रूव करती है। तो ये बन जाता है गार्डियन काउंसिल। तो मैंने आपको बताया ना कि अभी क्योंकि सुप्रीम लीडर की मृत्यु हो गई है, उसके बाद एक टेम्पररी काउंसिल होगा जो अज्यूम करेगा। इस टेम्पररी काउंसिल में 3 मेंबर होंगे जो पूरे ईरान को चलाएंगे, प्रेसिडेंट, जुडिशरी चीफ और गार्डियन काउंसिल का एक मेंबर। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा। देखो, क्या है कि वहां पर यह बोला गया, वहां के संविधान में, कि जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स है, 88 मेंबर्स का पैनल है। अगेन ये आप देख सकते हो, मैंने आपको बोला ना ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये 88 है, ध्यान रखिएगा, 86 नहीं है। ठीक है, तो टोटल इसमें 88 मेंबर्स होते हैं, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स। इनके द्वारा चुना जाएगा कि अगला सुप्रीम लीडर ईरान का कौन होगा। और ध्यान रखिएगा, ये जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स है ना, अगेन मैं आपको बता दूं, इनका इलेक्शन होता है। मतलब ये 8 साल के लिए चुने जाते हैं, हर एक मेंबर 8 साल के लिए चुना जाता है। और इसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं बेसिकली वो आपका क्लेरिक्स होते हैं, जो शिया क्लेरिक्स हैं वो आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, यहां पर एक और चीज है कि ऐसा नहीं है कि ईरान में कोई भी व्यक्ति खड़ा हो जाएगा और बोलेगा कि हम असेंबली ऑफ एक्सपर्ट का पार्ट बनना चाहते हैं, मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूं। नहीं,
वहां पर क्या है ना कि जो भी इलेक्शन वगैरह लड़ना है अल्टीमेटली गार्डियन काउंसिल से अप्रूवल लेनी पड़ती है। मैंने अगेन ये आपको बताया था ना 12 मेंबर्स का गार्डियन काउंसिल होता है, जिसमें 6 मेंबर खुद सुप्रीम लीडर चुनते हैं और 6 जो है जुडिशरी चुनती है। तो इनके द्वारा अप्रूवल मिलेगा तभी आप इसमें खड़े हो सकते हो। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, आपको अगर आपको याद हो 2015 से 15 के बाद एक प्रेसिडेंट थे ईरान के, इनका नाम था हसन रोहानी। अगर आपको याद हो तो हसन रोहानी को 2024 के इलेक्शन में नहीं खड़े होने दिया गया। और ये क्यों किया गया? गार्डियन काउंसिल ने मना कर दिया था, क्योंकि ये बताया जा रहा था कि क्योंकि उन्होंने जेसीपोआ जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, वो जो डील हुआ था ना ओबामा के समय, न्यूक्लियर डील हुआ था, तो वो उन्होंने किया था, उसकी वजह से नाराज थे, तो ये नहीं करने दिया जाता था। इसलिए गार्डियन काउंसिल ने हसन रोहानी को इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया। तो काफी कुछ इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर है वो आपको वहां पर देखने को मिलता है। अच्छा, यहां पर अब क्वेश्चन ये आता है कि अगला सुप्रीम लीडर कौन हो सकता है। देखो यहां पर जो न्यूज आ रही है उसमें बोला जा रहा है खमैनी के जो बेटे हैं, जो बचे हुए हैं, वो यहां पर हो सकता है कि शायद, मतलब अगेन डिपेंड करता है कि जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट है 88 मेंबर्स की, वो किसको चुनती है। ये क्लेरिक्स होते हैं, वो डिसाइड करेंगे अल्टीमेटली कि कौन यहां पर होगा। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। अब क्या है ना, जरूरी तो है नहीं कि अब इसी तरह का स्ट्रक्चर चलेगा। ईरान में पिछले 40-50 वर्षों से यही चीजें चलते आ रही हैं, 48 ईयर से, जब से ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ है। लेकिन अब आगे क्या होगा, क्योंकि इजराइल और यूएस ये नहीं चाहते कि इस तरह का स्ट्रक्चर बने। अब कोई सुप्रीम लीडर का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। वो चाहते हैं कि प्रॉपर यहाँ पर डेमोक्रेसी आए, प्रॉपर अच्छे तरीके से इलेक्शन हो। ऑल्दो इलेक्शन अभी भी होता है लेकिन उतना उसको माना नहीं जाता दुनिया में। तो यहाँ पर अब क्या है ना, अपोजिशन के वॉइसेस सामने आएंगे। यहाँ पर डोमेस्टिक में अगर आप देखोगे तो जो लीडर्स हैं, मरियम रजवी जो कि नेशनल काउंसिल ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ ईरान के लीडर हैं। इसके अलावा रेजा पहलवी आप देख रहे हो लगातार स्पीच वगैरह दे रहे हैं। ये यूएस में रहते हैं। पहलवी जो डायनेस्टी थी ना, उन्हीं के वंशज से आते हैं। तो एक प्रकार से अब कुछ कुछ डिसेंट आपको देखने को मिलेगा। और उनका यह मानना है कि जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है इसको खत्म किया जाए और एक नया ईरान का जन्म दिया जाए। और इसीलिए चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर नेतन्याहू हो, वो अपने स्पीच में बार बार ईरान के लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि भाई अब घर से बाहर निकलो, बहुत हो चुका, और यहां पर सभी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके ऊपर टेक ओवर कर लो। क्योंकि देखो अल्टीमेटली क्या है ना कि यूएस अपने ग्राउंड्स पर अपने ट्रूप्स को नहीं भेजना चाहेगा। इजराइल या फिर यूएस कोई भी, मतलब ईरान बहुत बड़ा है ना जोग्राफिकली, इतना आसान नहीं होगा कि आप अपने ट्रूप्स को, सैनिकों को यहाँ पर भेज दो और टेक ओवर कर लो और एक नया इंस्टीट्यूशन बनाओ। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू यही कह रहे हैं उनके लोगों के लिए, ईरान के लोगों को, कि देखो अभी जब प्रोटेस्ट हुआ था तो आप हमसे हेल्प की मांग कर रहे थे, हेल्प हमने यहाँ पर भेज दिया है, अब आपकी जिम्मेदारी है कि अब आप यहाँ पर जो है ईरान को एक नया ईरान बनाइए। तो लेकिन चीजें अब इतनी आसान भी तो नहीं होगी ना, क्योंकि अभी भी लोग हैं जो ईरान का रेवोल्यूशनरी गार्ड है वो अभी भी हैं। और इसीलिए आप देखोगे तो यहां पर खमैनी के डेथ के बाद रेवोल्यूशनरी गार्ड ने शपथ ली है कि हम मर्डरर्स को नहीं छोड़ेंगे। मतलब उन्होंने कहा है कि हम यहां पर जो भी एक्शन लेना होगा वो लेते रहेंगे। और इसीलिए आप देखोगे मिडिल ईस्ट में कई जगह पर बॉम्बिंग की जा रही है। और यही मैं सोच रहा था कि कल अचानक से हुआ क्या ईरान को, कि इतने सारे, चाहे बहरीन हो, कतर हो, इतने जगह पर बॉम्बिंग करने लगे। अब आप सोचिए दुबई में, दुबई जैसा देश, मतलब यूएई में के अंदर आता है दुबई, तो दुबई जैसा जगह अब आप सोच के देखो, जो कि सबसे सेफेस्ट माना जा रहा था। अभी इनफैक्ट मुझे याद आया ब्रेटली जो कि शिफ्ट हो रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया छोड़कर दुबई, तो उनका ये स्टेटमेंट आया था, वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, ऐसा ब्रेटली ने कहा था। किसने सोचा था कि दुबई में भी इस तरह की बॉम्बिंग होगी। पाम हो गया, बुर्ज अरब हो गया, दुबई का एयरपोर्ट जो है वो यहां पर नुकसान पहुंचा है काफी उसको। कुछ लोग घायल हुए हैं ऐसा बताया जा रहा है। तो ये सिचुएशन हो रहा है। अब देखना होगा कि अल्टीमेटली ईरान क्या करता है। ईरान के अंदर जो आईआरजीसी के लोग हैं, जो बाकी के मेंबर्स बचे हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, अल्टीमेटली वो करते क्या हैं और उसका रिस्पांस क्या आता है फिर यूएस और इजराइल की तरफ से, ये सब चीजें देखने वाली होंगी। तो आई होप कि आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा इसके बारे में। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो ईरानियन पार्लियामेंट को हम क्या कहते हैं? ईरानियन जो पार्लियामेंट है वो किस नाम से जाना जाता है? और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें, कोई भी बैच चाहते हैं 2027-28, हर एक बैच अवेलेबल है। 55% का फ्लैट डिस्काउंट होली के समय आपको मिल रहा है। आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस फोन नंबर पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।